कक्षा 10 की जो गणित की किताब है हमारी, उसमें हम प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखा था। आज की वीडियो में हम दूसरा सवाल करेंगे और जो तीसरा सवाल है उसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमारी आज प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाएगी और हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम पिछले सवाल करते आए हैं, हम कल्पना कर लेंगे इसके विपरीत कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 जमा 2 वर्गमूल 5 a बटे b, जहाँ a व b पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो पिछले सवालों में तो हम पहले इसको r बटे s मानते थे, फिर उसको हम अगर उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता था तो उसे काट के भाग करके फिर हम a बटे b निकाल लेते थे। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट इसको a बटे b के रूप में मान लिया। हमने कह दिया जो a और b हैं पूर्णांक भी हैं और सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मतलब एक के अलावा वो किसी और संख्या से दोनों संख्याएं भाग नहीं हो सकती। और यहाँ पर b जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो अब ये 2 वर्गमूल 5 हमने इधर ही रखा और 3 को हम इधर ले गए, तो a बटे b के में से घटा के इधर आ गया, ये घटा 3 बनकर इधर आ गया। और फिर हम इस 2 को भी नीचे ले गए, इधर इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले गए बराबर से इधर, तो ये हमारा पूरा बन गया 1 बटे 2 और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया a बटे b घटा 3। अब हमने लिखा क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, भाई ये जो a है और ये b है ये दोनों पूर्णांक हैं, ये हमने लिखा था। देखो तो 1 बटे 2 a बटे b घटा 3 एक परिमेय संख्या है। देखो a और b पूर्णांक हैं, ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। ये a और b पूर्णांक हैं। अगर इस चीज़ को तुम सरल करोगे, अगर हम इस चीज़ को सोल्व करें, मान लो देखो करके देखते हैं, 1 बटे 2 a बटे b घटा 3 है हमारा। अगर इस चीज़ को सोल्व करें हम, भाई a और b पूर्णांक है, मान लो मैंने a का वैल्यू 5 ले ली, b का मान 5 ले लिया। अगर मैं इस चीज़ को सरल करूँगा तो ये सारी चीज़ जो आएगी एक परिमेय संख्या आएगी। हमने लिखा क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, अतः ये चीज़ सरल करके क्या आएगी? परिमेय संख्या। अब ये किसके बराबर है? देखो ये बराबर है वर्गमूल 5 के बराबर। इसका मतलब ये जो मान है इसका ही तो मान है, तो वर्गमूल 5 क्या हो जाएगी? अगर ये परिमेय संख्या आ रही है तो वर्गमूल 5 क्या होगी? अर्थात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ खुद से ही भाग होती है और एक से भाग होती है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है अपरिमेय संख्याओं के उदाहरणों में कि अगर वर्गमूल के निशान के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ये परिमेय है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा? अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था? एक गलत कल्पना कर ली थी कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे? अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये हमारी परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। तीसरे सवाल का पहला भाग देखेंगे हम। तीसरे सवाल का जो पहला भाग है उसमें हमें दिया हुआ है कि 1 बटे वर्गमूल 2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। हमें 1 बटे वर्गमूल 2 दिया हुआ है, उसे एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम, जैसे हम अब तक सवाल करते आए हैं, हम इसको मान लेंगे। हमें इसको सिद्ध तो अपरिमेय संख्या करना है, लेकिन इसके विपरीत हम मान लेते हैं
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर r/s, जहाँ r व s पूर्णांक हैं और s 0 के बराबर नहीं है। ये हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, जहाँ पर p और q पूर्णांक हों और जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने p और q की जगह r और s लिए हैं। फिर हमने लिखा, जैसे कि अब तक हम सवाल करते आए हैं, हमने जो सवाल नंबर 1 किया था और कुछ उदाहरण भी हमारे आए थे, तो उन सवालों में और इस सवाल में सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल वैसा ही ये सवाल है। तो जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमने क्या किया, मान लेते हैं कि r व s में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब उससे r व s को भाग देने पर हम पाते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a व b सह अभाज्य हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। हमने कहा कि जो r और s है, हम मान लेते हैं कि r और s में 1 के अलावा कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें पता है, जैसे कि हम उदाहरण से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 4 और 10 है, हमारे पास कोई भी भिन्न है, हमारे पास भिन्न है 4 और 10 भिन्न है, ये हमारे पास है। और इसके अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएंगे हमारे गुणनखंड, 4 के गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 गुणा 2, और 10 के गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 गुणा 5। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में ये जो 2 है, दोनों में आया हुआ है, इसको ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो दोनों के गुणनखंडों में आया हुआ हो। ये 4 के गुणनखंड में भी आया हुआ है, 10 के गुणनखंड में भी आया हुआ है। तो अगर हमने इसमें यही कहा कि r और s में 1 के अलावा, मतलब 1 के अलावा है, ये देखो 2 है, ये 1 तो नहीं है, 1 से तो सब भाग हो जाते हैं। तो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने मान लिया कि 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो हम कहते हैं कि इसको भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। तो 4/10 को, अगर हम 4/10 को 2 से भाग कर दें, जो कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 4/10 को अगर हम भाग कर दें, इसको भी हम 2 से भाग कर दें और इसको भी 2 से भाग कर दें, तो हमारा क्या आएगा, 2/5 आएगा। भाग करो या काट दो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं। काटने का मतलब क्या है कि हमारा देखो 4/10 है, हमें पता चल गया इसके गुणनखंड दोनों के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो इसको हमने काट दिया 2 से, तो कितने में कटेगा, 2 दूनी 4, और इसको काट दिया, ये कितने में कटेगा, 5 पे। तो हमारा क्या उत्तर आ गया, 2/5। अब 2 और 5 के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 5 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएंगे, 2 गुणा 1 और 5 गुणा 1। तो हमने क्या देखा कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था इसका, उससे हमने 4 को भी काट दिया, 10 को भी काट दिया। काटने के बाद हमारा आया 2/5 आया, ये 2/5 आया, और इसके हमने आगे गुणनखंड किए तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही मैच कर रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है सह अभाज्य,
ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हमने क्या लिखा कि R और S में भाई मान लो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे कि यहाँ पे 2 आया था। फिर कहता कि तब उसको उससे R और S को भाग कर दो। हमने भाग कर दिया, भाग किया, देखो 4/10 को भाग किया तो एक अलग संख्या आई ना, एक अलग भिन्न आई 2/5। इसी तरह R और S को अगर तुम भाग करोगे तो हमारे पास एक अलग संख्या आएगी, जो हमने यहाँ पे क्या माना है, A/B मानी है, अलग संख्या आ गई। और फिर हमने क्या लिखा, A व B सह अभाज्य हैं। मतलब अब जो A और B आए हैं ना, ये सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो हमारा 4/10 था, हमने इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारा 2/5 आया। तो ये जो 2/5 आया है, ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, 2 भी और 5 भी। क्यों? क्योंकि इनका अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड चेक करेंगे, कोई पूछे कि ऐसी संख्याएं बताओ जो इन दोनों को भाग कर दिए, वो 1 हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि भाई R और S में अगर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको भाग कर दो, और भाग करके फिर हमने मान लिया वो हमारा आ गया A/B, नई संख्या आ गई, भिन्न आ गई, जहाँ पर A और B सहअभाज्य हैं। कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई R व S को हमने काट दिया अगर कटता है तो, और ऐसी भिन्न निकाल ली कि वो आगे नहीं कट सकती, और A और B का कोई आगे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने कह दिया। अब इसके बाद हम लिखते हैं, अब ये जो यहाँ पर हमारा B है, ये B तो इधर चला जाएगा और ये वर्गमूल 2 इधर चला जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये हमारा बन गया B बराबर वर्गमूल 2 A बन गया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो जब B का वर्ग करेंगे हम तो B का वर्ग हो गया, और इधर वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 का वर्ग करके हमारे पास 2 आ जाएगा और A का वर्ग हो जाएगा। और इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब यहाँ से अब हम क्या देख रहे हैं, B का वर्ग बराबर 2A का वर्ग है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B के वर्ग को विभाजित करेगा। हम इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं, देखो ये जो हमारा है B का वर्ग बराबर 2A का वर्ग, अगर मैं इसको खोल दूँ, B का वर्ग बराबर, इसको अगर हम खोल देते हैं तो 2 गुणा A यही आएगा। A का वर्ग है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। तो ये क्या है, देखो ये सारे B के वर्ग के गुणनखंड ही तो हैं, और गुणनखंड इसको भाग करते हैं हमें पता है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 2B के वर्ग को भाग करेगा। तो हमने यही लिखा कि जो 2 है वो B के वर्ग को विभाजित करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है ये 2B के वर्ग का गुणनखंड है। अच्छा, अगर 2B के वर्ग को भाग करेगा तो 2B को भी भाग करेगा। क्यों करेगा, ये हम प्रमेय पढ़ चुके हैं। कौन सी, हमारी ये प्रमेय है, ये वाली प्रमेय 1.2 में हमने पढ़ा था कि यदि P एक अभाज्य संख्या है और A के वर्ग को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रमेय 1.2 हमने पढ़ी थी, प्रश्नावली 1.2 में ही पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि P अगर कोई अभाज्य संख्या है और वो A के वर्ग को भाग कर रही है तो वो A को भी भाग करती है। तो यहाँ पर ये प्रमेय प्रयोग में आई है। अच्छा, इसके बाद अब अगर यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, 2B को विभाजित करेगा, ये दिखा दिया हमने। तो अगर 2B को विभाजित करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं B बराबर 2C, जहाँ C एक पूर्णांक है। ये कैसे लिखा, हम कह रहे हैं, पिछले पेज पे अभी हमने देखा कि जो B है
वो किसको भाग कर रहा है? हमने कहा कि जो 2 है वो b को भाग कर रहा है, मतलब 2b को पूरा पूरा भाग कर रहा है। अच्छा, भाग करने का मतलब क्या होता है कि जो b तो अंदर है और 2 से इसको हम भाग कर रहे हैं, तो जब भाग हम करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नंबर तो आएगा, उसको हमने c मान लिया। और ये हमारा हो गया, देखो ये हम जानते हैं जो अंदर होता है ये वाला, जो ये अंदर होता है ये तो होता है हमारा भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। तो हमको पता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल की गुणा के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब जैसे कि एक उदाहरण से देख सकते हैं हम। मान लो 2 जो है 2 6 को भाग कर रहा है, 2 6 को भाग कर रहा है तो 3 पे जा रहा है मान लो। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे पता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होता है, तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसको हम। और शेषफल यहाँ पे 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिखा, जो अंदर वाली चीज़ है वो जिससे हम भाग कर रहे हैं गुणा में जो ऊपर आ रहा है उत्तर, उसके गुणा के बराबर रख सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ क्या किया, हमें पता है कि जो 2 है b को भाग कर रहा है, 2 जो है b को भाग कर रहा है, तो 2 b को भाग कर रहा है तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, वो हमने क्या मान लिया? c मान लिया। तो c मान लिया तो इसलिए b को हमने क्या लिख दिया? b को हमने लिख दिया 2c लिख दिया। भैया 2b को भाग कर रहा है तो कोई ना कोई ऊपर नंबर आएगा, तो इससे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो अंदर वाला भाज्य है वो किसके बराबर है? 2 गुणा में c, और ये c है एक पूर्णांक है। तो b बराबर 2c हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है? हमारा समीकरण नंबर 1 ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसमें हमें b का मान रखना है। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमारा आ जाता है 2c का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। अच्छा, 2c के वर्ग को अगर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4c का वर्ग बराबर 2a का वर्ग आ जाएगा। तो जो है 4 के नीचे आ जाएगा, 2 से 4 कट गया हमारा, और हमारा ये आ जाएगा 2c का वर्ग बराबर a का वर्ग। मतलब ये 4 को हमने 2 से काट दिया, ये जो 2 इसके 4 के नीचे आया था इसे काट दिया, तो 2 का वर्ग 2 ये आ गया हमारा। तो ये आ गया 2c का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो अब फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? a के वर्ग को मैंने इधर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और 2c के वर्ग को इधर लिख दिया, मतलब इनकी साइड चेंज कर दी। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, इससे मैं लिख सकता हूँ 2a के वर्ग को विभाजित करेगा। जैसे अभी पहले भाग में हमने देखा था, इसको अगर हम खोलें, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा? a का वर्ग बराबर इसको अगर मैं खोलता तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा c। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो 2 है ये 2a के वर्ग का क्या है? गुणनखंड है। तो ये 2a के वर्ग का गुणनखंड है, तो 2a के वर्ग को भाग करेगा, है ना? वही हमने लिखा कि 2a के वर्ग को भाग करेगा, और a के वर्ग को भाग करेगा तो ये फिर 2a को ही भाग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रमेय 1.2 से हमने पढ़ा हुआ है, हमारी प्रमेय 1.2 क्या है कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है और a के वर्ग को भाग करती है तो वो a को ही भाग
करेगी, है ना। तो 2 a को भाग कर रही है। तो अब हम अगर 2 a को भाग कर रही है तो अब हम क्या कह सकते हैं। देखो हमने देखा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 a को भाग कर रहा है, 2 a को भाग कर रहा है, और पिछले पेज पे हमने क्या देखा था, 2 b को भाग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 a को भी भाग कर रहा है, 2 b को भी भाग कर रहा है। मतलब दो एक ऐसा गुणनखंड आ गया जो a का भी है और b का भी है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले ही ख़त्म कर दिया था। हमने शुरू में क्या किया था, हमने कहा था कि अगर r और s का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है भी तो भाई उसको भाग कर दो। भाग करके है ना हम a और b ले आए थे जहाँ a और b सहअभाज्य थे। मतलब a और b ऐसी संख्याएं आ चुकी थी जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बचा नहीं था। लेकिन यहाँ पर 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आया है। इससे क्या हो गया, यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पहले हम कह रहे थे उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है नहीं, फिर निकल आया, तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा कि अतः ए व बी में कम से कम एक गुणनखंड उभयनिष्ठ 2 है। भाई कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है ही है 2, और पहले हमने कह दिया था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बचा नहीं है इसका। तो अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मतलब अगर ये वास्तव में हमने इसको माना था परिमेय स्टार्टिंग में, अगर ये वास्तव में परिमेय होती तो फिर ऐसी विरोधाभास की स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। अब ये विरोधाभास आया, इसका मतलब क्या है कि जो हमने कल्पना करी थी वो गलत थी। अतः हमारा सिद्ध होता है कि 1/√2 जो है हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तीसरे सवाल का दूसरा भाग है हमारा, जिसमें हमें 7√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, हम सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। सिद्ध हमें इसको एक अपरिमेय संख्या करना है, लेकिन इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हमने मान लिया, हम लिख सकते हैं इसको 7√5 बराबर a/b, जहाँ a व b पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं हैं और b 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आप सोच रहे होंगे कि पिछले सवाल में हमने पहले यहाँ पर 7√5 को r/s के बराबर माना था, फिर हमने उसको उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग किया था, फिर हमारा a/b आया था। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने क्या कह दिया कि भी 7√5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड से सीधा भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो a/b आया हमने डायरेक्ट ये लिख लिया कि भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b के रूप में, और जहाँ a और b पूर्णांक हैं और सहअभाज्य भी हैं। ये जो a/b हैं सहअभाज्य भी हैं। तो अब क्या किया, अब जो हमारा ये जो 7 है, ये जो 7 ये नीचे आ जाएगा, b के साथ गुणा में हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये √5 बराबर a/7b बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो क्योंकि a व b पूर्णांक है, ये जो a और b हैं हमने ऊपर लिया है, देखो a और b पूर्णांक है, तो हमने लिखा a और b पूर्णांक हैं, अतः a/7 भी एक परिमेय संख्या है। देखो ये जो इस चीज़ को अगर हम सरल करेंगे ये हमारा ये a है, ये भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है। अगर मैं इस सारी चीज़ को सरल करूं, अगर मैं इस सारी चीज़ को सोल्व करता हूं, तो जो उत्तर आएगा वो मेरा एक परिमेय संख्या ही आएगा। इसको हम करके देख सकते हैं। मान लो फ़र्ज़ करो a की जगह मैंने 8 ले लिया, ठीक है, और b की जगह ले लिया मैंने 7। a का मान मैंने ले लिया 8,
और b का मान मैंने ले लिया 4। b का मान मैंने ले लिया 4। तो 4 से देखो 8 काट देंगे, 2 पे कटेगा, तो मेरा क्या आ गया 2/7। तो ये एक परिमेय संख्या है, हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। तो हम यही कह रहे हैं कि जो ये भाई हमने कहा a और b पूर्णांक है, तो इस सारी चीज़ को सरल करके जो आएगा वो एक परिमेय संख्या आएगा। और अब ये किसके बराबर है, ये वर्गमूल 5 के बराबर है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये वर्गमूल 5 का ही तो मान है, बराबर लगा हुआ है बीच में। तो हम कहेंगे अर्थात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमने क्या किया, हमने कहा भी जो हम इस चीज़ को सरल करेंगे तो ये हमारा एक परिमेय संख्या आएगा, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो हमारा जो है, हमने कहा कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या जानते हैं, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पीछे सिद्ध भी किया है कि वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या होती है तो वो परिमेय नहीं होती, अपरिमेय होती है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या आया, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो इससे क्या कहेंगे हम, एक विरोधाभास आ गया हमारा। अतः यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये जो विरोधाभास आया है इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या कर ली थी, एक गलत कल्पना कर ली थी कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, हम यही तो मान के चले गए थे ना। तो ये जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें सारे सवाल विरोधाभास के तरीके से ही हुए हैं। तो हम लिख देंगे कि अतः 7 वर्गमूल 5 हमारा सिद्ध होता है एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा सवाल का जो तीसरा भाग है उसको देखते हैं हम, वो भी सेम इसी की तरह होना है। हमें इसमें 6 जमा वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम उसी की तरह पहले इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे, और फिर हम कहेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं a/b, जहाँ a b पूर्णांक हैं और सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हमारा क्या हुआ, ये जो 6 है, ये 6 इधर आ जाएगा, हमारा इधर आएगा बराबर से इधर, तो ये माइनस में होके आएगा, ये माइनस में होके आएगा, ये निशान इसका चेंज हो जाएगा, माइनस निशान हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो a और b हैं, ये जो देखो a और b हैं पूर्णांक हैं, ये हमने शुरू में लिया है कि a और b पूर्णांक है। तो a/b घटा 6 एक परिमेय संख्या है। मतलब इस चीज़ को अगर हम सोल्व करेंगे, ये जो चीज़ आई है हमारी, इस चीज़ को अगर आप सोल्व करोगे, क्योंकि हमारा जो a है वो भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। मान लो a की जगह हमने 7 लिया और b की जगह हमने 3 लिया और घटा 6। अगर इस चीज़ को मैं सरल करूँगा, इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। तो वही हमने लिखा कि भाई a और b पूर्णांक हैं, अतः a/b घटा 6 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये परिमेय संख्या आ गई, और अर्थात वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब ये जो इसका जो उत्तर आया, ये जो हमने चीज़ सोल्व की, ये क्या आई हमारी, ये जो हमने चीज़ सोल्व की है ये हमारी परिमेय आई, और ये वर्गमूल 2 के बराबर है। तो इसका मतलब वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या आ रही है, जब ये परिमेय संख्या आ रही है तो ये भी क्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो लेकिन हमें पता है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं होती, वर्गमूल 2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे हम क्या कहेंगे, एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। अतः यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। मतलब शुरू में जो हमने सोचा था कि ये एक परिमेय संख्या है जिसको हम मान के चले थे, अतः हमारा सिद्ध होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत थी।
तो आज हमारी ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।